हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स मेट। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज करते हैं तो उस एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। आज के प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते, बट इस सब के पहले भी तो जीवन था। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे लोग इसे जाने, और चैप्टर्स में इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, सब कुछ को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो बहुत पहले, मतलब लगभग 600 BC के समय में एक थेल्स ऑफ माइलेटस थे। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब हम एम्बर स्टोन को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो एक रॉड लिए, एम्बर रॉड, ठीक है, येलो कलर का होता है। तो उसके साथ जब सिल्क को रब करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि जो एम्बर रॉड है वो लाइट फेदर्स को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। पहली बार ऐसा कुछ देखा जा रहा है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, है ना, क्योंकि हम ऐसा तो हम हर कुछ देखते हैं कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिर रही हैं, लेकिन ये एम्बर रॉड चार्ज होने के बाद लाइट ऑब्जेक्ट्स को, फेदर्स को क्या करता था, ऊपर खींचता था। तो यहाँ पे एक चीज़ स्ट्राइक किया कि कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन उस वक्त कुछ एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए थे, ठीक है। और उसके बाद, है ना, लगभग 2200 साल बाद विलियम गिलबर्ट, है ना, 1600 AD में उन्होंने ये बताया, सेम एक्सपेरिमेंट को कई तरह से किया और लोगों को बताया कि कुछ है ना, एम्बर रॉड से निकल के कुछ सिल्क क्लॉथ में जा रहा है, कुछ है। तो उस वक्त भी नहीं डिटेल में पता था। हम खुद 9th क्लास में पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में, जिसकी डिस्कवरी के लिए खुद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का ज़रूरत पड़ा। तो उस वक्त वैसा टेक्नोलॉजी था नहीं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमेजिनेशन, है ना, उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने बताया कि एक एफ्लुवियम कुछ होता है जो इससे निकलकर, है ना, मतलब रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में चला जाता है, और कुछ नहीं बताया। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन फिर आते हैं 1752 में। उन्होंने लिटरली कहा कि कुछ चार्ज कोई चीज़ है ना, जो कि एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है, और इसका नेचर भी दो तरह का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। किस चीज़ की वजह से चार्ज हो रहा है ये सब के ऊपर अभी चर्चा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कुछ है जो एक मैटर है या इमेजिनरी थिंग है, कुछ भी है ना। लेकिन एक चार्ज है जो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है। अब यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गया कि चार्ज जो है वो दो नेचर का होता है, और जिसकी वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना। हम देखेंगे इस चीज़ को। अब जब चार्ज जो है ना, उसी चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसी चार्ज को, जो फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को देखने के लिए हम कहाँ देखें, तो सबसे पहले हम देखें उसे सेल में, है ना। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रिक करंट को तो ऑब्जर्व कराया, दुनिया को दिखाया, ठीक है। और ये जो करंट था उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना। और इसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि डीसी जो था वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा पाता था, है ना, और इसका पोटेंशियल भी कम रहता था। तो इसे बस हम लोग सिंपल, है ना, छोटे छोटे जगह पे यूज कर रहे थे। लेकिन अगर ब्रॉड में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना तो उसके लिए हमें चाहिए, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट को हम दूर तक पहुंचा सकें, है ना। तो इसके लिए माइकल फराडे 1831 में आए और उन्होंने एसी जनरेटर को बनाया, ठीक है। और ये जो एसी जनरेटर है यही हम टरबाइन के नाम से जानते हैं, जो पावर प्लांट्स में होते हैं, जिनके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्रोड्यूस होता है। तो अभी भी इन बातों के बाद भी आपके मन में कई सवाल आ रहे थे कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, क्या होता है। तो आइए इन सब चीज़ को समझते हैं डिटेल से, है ना। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप मैटर को जब डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास और वॉल्यूम हो, मतलब कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो उनके पास चार्ज भी होता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब हम कहें कि एक एटम का स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं कि एक एटम है, न्यूक्लियस है, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है? दोनों का मास लगभग सेम है, लेकिन प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है।
तो जरूरी नहीं कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके पास चार्ज होगा ही, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, लेकिन ये कुदरत का एक गिफ्ट है, तोहफा है ना, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, ये कहाँ से आया ये भगवान जानते हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। ठीक है, उसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अगर वैल्यू पता है तो उसे एक यूनिट देना जरूरी है कि 1 है 2 है तो कितना, है ना। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, है ना। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है कूलम्ब, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं C। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, कूलम्ब। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा, तो कहीं पर भी, है ना, किसी भी एक बॉडी में आप एक चीज़ को समझिए कि किसी भी बॉडी में अगर हम बोले कि उसके पास कुछ चार्ज है, तो चार्ज कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से ही आ सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा वहाँ पे, नेट मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा वहाँ पे, 0। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा उसे हम काउंट कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर 10 प्रोटॉन और, है ना, 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है ना, हम कहें कि 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है, तो जो नेट चार्ज होगा क्या होगा, 1 प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन इसको आपस में कैंसिल कर चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कहीं पर भी जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि कहीं पर टोटल चार्ज 1 कूलम्ब है, सपोज दैट, तो उस 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पता करने होंगे कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज को बना रहे हैं। कभी भी किसी भी बॉडी पे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इससे कम चार्ज कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ जाना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या पॉसिबल है कहीं पे 1 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज, तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, वहाँ पर मिनिमम चार्ज कहीं पे हो सकता है तो इतना हो सकता है। चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो टोटल चार्ज क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। इसे ही हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम काउंट कर सकते हैं टोटल चार्ज वहाँ पर कितने पार्टिकल्स की वजह से है, जो चार्ज पार्टिकल्स हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो इसीलिए हम इसे फॉर्मूले से लिखते हैं, और वो फॉर्मूला है Q = NE, जहाँ पर Q बताता है चार्ज को, टोटल चार्ज आप कह सकते हैं, है ना, ये N है नंबर, और ये है E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, और ये n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमेशा नंबर होगा, है ना, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन जाए, 10 जाए, 15 जाए, 20 जाए। ठीक है, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या आयन हो, कुछ भी, है ना, डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर कोई सेल ले लेंगे तो उसके अंदर आयन्स जाएंगे। बस एक ही चीज़ कहता है कि एक पार्टिकुलर रीजन से एक समय में अगर, है ना, जितना भी आपका चार्ज फ्लो करेगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा इसका करंट, है ना, वहाँ पे इतना करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं I = चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 5, 10, 15, 20, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में उतना ज़्यादा हमें करंट का वैल्यू मिलेगा। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, अच्छा, सिंपल चीज़ है।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज कहीं से गुजर जाएगा पर्टिकुलर टाइम में, वही है उसका वैल्यू करंट का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे कि चार्ज फ्लो क्यों करता है, वाई डज चार्ज फ्लो। हम देखें कि अगर एक यहाँ पे एक बैटरी लिए, इस बैटरी से एक वायर कनेक्ट करते हैं, जब हम बैटरी पे आप देखते होंगे इधर प्लस है ना, इधर माइनस लिखा रहता है, तो इससे जब हम फ्लो करते हैं तो एक बल्ब को कनेक्ट किए हैं, तो हम देखें बल्ब ग्लो कर गया। तो ये एक चीज़ पता है कि अगर हम यहाँ पे इसे बंद कर दें तो हम देखेंगे कि अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो क्यों फ्लो करता है, क्योंकि बैटरी जो है चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिए, अभी समझिए कि कुछ है ना, जिस तरह पानी है ना, पानी अगर मान लेते हैं इस पाइप में पानी है, तो ये पाइप जो है इसमें जब हम पानी डालें तो पानी फ्लो कर रहा है। तो क्यों पानी फ्लो किया, क्योंकि यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है, ये h1 हाइट है ना, और ये कुछ हाइट नहीं है, ये समझिए ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, तो इस हाइट से क्या हुआ, वाटर फ्लो किया है ना, मतलब हाइट के डिफरेंस की वजह से, एल्टीट्यूड के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करता है। और करंट को समझना है तो आप वाटर के एनालॉजी लेके आप समझ सकते हैं। जिस तरह हाइट के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो किया, तो वाटर फ्लो है ना, वाटर फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट है ना, हाइट के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो किया। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो क्यों फ्लो करता है, तो वो फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, चार्ज जो है वो फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, हमें समझना है क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, ये इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सपोज करिए कि आपके पास यहाँ कोई चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज की वजह से क्या होगा, इसका एक फील्ड क्रिएट होगा, इस चार्ज की वजह से इसका एक फील्ड क्रिएट होगा। फील्ड कहने का मतलब, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में होता है रिपल्सन। मतलब यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें, यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या फील होगा, इसे रिपल्सन फील होगा, ये इस तरफ इस पे फोर्स लगाएगा। यहाँ रखें तो हमें फोर्स फील हुआ, यहाँ रखें तो हमें फोर्स फील हुआ। तो डिफरेंट पोजीशन पे जब था तो इस पर फोर्स फील हो रहा था। तो जहाँ तक ये फोर्स फील करेगा वहाँ तक हम बोलेंगे इसका फील्ड है। सपोज डैट इन्फिनिटी पे हम क्या किए हैं, एक चार्ज को लिए, ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से हमें इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमें इसे लेके आना है। तो खुद तो नहीं आएगा क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसे हमें खुद लाना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल फोर्स का मदद करके उसे लाना पड़ेगा। और कैसे लाना है, वेरी स्लोली, ताकि चार्ज एक्सेलरेट नहीं करे। फोर्स लगने पे है ना पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, अगर एक्सेलरेट कर गया तो चार्ज जब एक्सेलरेट करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी लूज करता है। तो हमें यहाँ इसका एनर्जी लूज नहीं कराना है, समझिए। हम इसे बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो हमें करना होगा एक वर्क डन। हमें क्या करना होगा, एक वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इन्फिनिटी से एक चार्ज को हम लेकर के आए हैं किसी एक पॉइंट पी पर, और इसे लाने में, है ना, विथ वेरी स्लोली हम इसे लेकर के आए हैं, है ना,
कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, है ना। और जब हम इसे इस पॉइंट पर लेके आए तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन जो करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, वही है मेरा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं, इसे डिफाइन करते हैं V से, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क डन, है ना, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मेरा वर्क डन जितना किए उसको डिवाइड करते हैं कि टोटल चार्ज कितना हम लेके आए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर V, और इसे हम कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ तक आने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, है ना, और ये सपोज डैट ये कोई Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट तक लाने में भी कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट, तो डिफरेंस हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आने में कुछ वर्क करना पड़ा, यहाँ पे आने में कुछ वर्क करना पड़ा, तो यहाँ पर क्या ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो Q पॉइंट पे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो अगर हम इस चार्ज को अभी छोड़ दें तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। अगर इस चार्ज को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें तो ये चार्ज इस फील्ड में कहाँ चला जाएगा, Q से P पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि Q का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो चार्ज हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो Q से P की ओर चला गया, है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस था। तो अब ये बात क्लियर है कि जो चार्ज फ्लो करता है, क्यों करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ कम पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वर्क डन, क्योंकि और यहाँ पे कम वर्क डन, ठीक है। ध्यान रखिएगा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और इसी V को हम कहते हैं वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट, है ना, जो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, डज द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन डिफरेंट बॉडीज विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। तो एक और सवाल, अगर हम डिफरेंट बॉडी ले लें, सपोज डैट कि आपके पास एक आयरन है रॉड, दूसरा है आपके पास एक कॉपर रॉड। तो आपके पास एक आयरन का रॉड है, एक कॉपर का रॉड है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी है। अगर इन्हें हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस दें, है ना, अगर हम इन्हें सेम पोटेंशियल डिफरेंस दें, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस दें, तो इस कॉपर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस कॉपर से करंट फ्लो करेगा, इस आयरन से फ्लो करेगा, तो क्या सेम करंट हमें मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। आयरन में करंट और कॉपर में करंट जो होगा हमें सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं सेम मिलता है जानते हैं, ठीक है। देखिए, नो, इसका जवाब है नो, हमें सेम करंट नहीं मिलेगा जबकि हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि सेम हाइट से, है ना, आपके पास सेम हाइट पे, है ना, आपके पास दो पाइप है और दोनों पाइप सेम हाइट पे है, ठीक है, और लेकिन ये डिफरेंट है ना पाइप्स है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, आप, है ना, वाटर को फ्लो करा रहे हैं, और आप क्या देखें कि सेम हाइट है और हमें सेम अमाउंट में वाटर नहीं मिला। तो क्या रीजन हो सकता है? बाहर से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सेम थिकनेस है, सब कुछ है ना, सेम इसका डायमीटर है, लेकिन पानी हमें सेम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ तो है जो इसके अंदर है ना, कुछ इसके अंदर कुछ है जो अमाउंट ऑफ वाटर को, है ना, चेंज कर दे रहा है, ठीक है। हमें पता है कि दोनों सेम बॉडीज में, है ना, डिफरेंट मटेरियल लिए हैं, तो उसमें हमें सेम करंट नहीं मिला। देखिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि वायर में होता है रेजिस्टेंस, है ना। उस पाइप में क्या था, इस पाइप में क्या था कि आप अंदर की बनावट को आप देखिए, है ना, हो सकता है कि इस पाइप के अंदर की बनावट कुछ इस प्रकार है और इसकी बनावट कुछ इस प्रकार है। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट जो अंदर में उसको रेजिस्टेंस मिला, है ना, रुकावट मिला, उसकी वजह से डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर उसको मिल रहा है। ठीक उसी तरह
मैटर में क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो सॉलिड फॉर्म में है, तो जब उसके अंदर हम झांक के देखते हैं ना, डिफरेंट मेथड से एक्सरे का, है ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, तो हमें उसका डिफरेंट इंटरस्टेशियल साइट मिलता है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का। उस अरेंजमेंट, उस ज्योमेट्री की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है, कितना कम फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस देने से हमें दो डिफरेंट बॉडीज़ में क्या होता है, डिफरेंट करंट मिलता है। तो इसी चीज़ को ओम ने ऑब्जर्व किया और कहा कि ठीक है, आप जितना ज़्यादा हाइट बढ़ाते हैं आपका करंट बढ़ता है। सही बात है, इतना हाइट है, इतना हाइट है, इतना हाइट है, जितना ज़्यादा हम हाइट बढ़ा रहे हैं वाटर का फ्लो बढ़ रहा है, उसी तरह जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं हमारा करंट का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन डिफरेंट बॉडीज़ में डिफरेंट करंट मिलता है, तो वो क्यों? तो वहाँ पे डिफाइन होता है, ये डिपेंड करता है एक चीज़ पे जिसे हम कहते हैं आर, यानी कि रेजिस्टेंस, है ना। यही है ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसका रीज़न है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, है ना, तो करंट तो बढ़ रहा है लेकिन डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब वहाँ पर एक रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की वजह से सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से सेम अमाउंट में करंट नहीं मिल रहा है। डिफरेंट बॉडी के पास डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस फ्लो को, है ना, चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो इसका यूनिट, जैसे रेजिस्टेंस को अगर हम काउंट करना चाहें तो कितना रेजिस्टेंस है, तो ओम ने इसे अपने नाम पे दिया कि इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, है ना, इसे हम पढ़ते हैं ओम, है ना। तो कहीं 2 ओम है, 4 ओम है, हम कुछ भी लिखें, ठीक है। तो ये ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। इसका काम क्या है, करंट को अपोज करना, उसके फ्लो को अपोज करना, ठीक है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप इस तरह देखें कि आपके पास एक पाइप है, आप इसका एरिया जितना बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो करेगा। जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसमें चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। अगर पाइप से समझे तो जितना चौड़ा हम पाइप करेंगे उतना ज़्यादा इसमें वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो अमाउंट है वो डिपेंड कर रहा है इसके डायमीटर पे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इसका एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो रुकावट है, मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो उसको रुकावट कम होगा। आप ऐसा समझिए कि आप किसी गली से जा रहे हैं, वो गली अगर चौड़ी है, ठीक है ना, तो वो गली अगर चौड़ी है तो उसमें आपको जाने में कम दिक्कत होगा। वही लेकिन गली अगर सकरा हो जाए तो आप उसे जाने में आपको दिक्कत होगा। वही बात है कि एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, है ना। तो इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ के साथ बात करें तो अगर इस लेंथ को हम बढ़ा देंगे तो इसके अंदर में क्या है, रेजिस्टेंस का कुछ भी कारण हो सकता है, अंदर का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो इसे और रेजिस्टेंस फील करना पड़ा। पहले मान लेते हैं इतना ही फील कर रहा था रेजिस्टेंस, यहाँ तक बढ़ा और ज़्यादा, फिर यहाँ तक बढ़ा तो और ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा, है ना, लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ठीक है। अच्छा, तो इसका फाइनली हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L/A। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज ρL/A, है ना। इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। ये एक प्रॉपर्टी है ना, एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा जिसका रेजिस्टिविटी होगा
उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। जितना कम है ना एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या कहें, रो एल बाई ए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। क्या है, मटेरियल का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिखे रो एल बाई ए। ठीक है, अब आर का हम लिखते हैं ओम, एल का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रो बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कैंसिल, ये आया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का होता है यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। अच्छा, तो एक सवाल है कि क्या अगर हम शेप चेंज कर दें मटेरियल का, अगर हम शेप चेंज करते हैं बॉडी का, तो कंडक्टर का शेप चेंज होने से भी क्या कुछ फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे? तो हाँ, लेंथ और एरिया चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो लेंथ और शेप चेंज करने से क्या रेजिस्टिविटी चेंज होता है ना? फिर से कह रहे हैं, अगर क्या बॉडी का शेप चेंज करे तो क्या उसका रेजिस्टिविटी चेंज होता है? तो इसका जवाब है नहीं, है ना। हम जब बॉडी का शेप चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है ना, वो एक उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ, उसके डायमेंशन, उसके शेप पे चेंज नहीं होता है। लेकिन वो चेंज होता है किससे? टेम्परेचर से। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी बदल सकता है ना। हम उसे जब हीट करेंगे, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर जब हम हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा और उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है। ठीक ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा हम कहेंगे कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए जैसे हम कहें कि रेजिस्टिविटी को हम लिखे रो से, ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं सिग्मा से, है ना। तो रो जो रो है ना, ये लिखेंगे हम 1/सिग्मा। ठीक है, ये लिखेंगे 1/सिग्मा। रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है क्या, कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी बता रहा है कि कितना एक कंडक्टर करंट को अपोज करेगा, तो कंडक्टिविटी बता रहा है कि एक मटेरियल जो है वो कितना करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है, कितना अलाउ करेगा, और ये बताता है कितना अपोज। ऐसे याद रखिए, है ना, ये बता रहा है कितना अलाउ करेगा और ये बता रहा है कितना अपोज करेगा। ठीक है, तो ठीक है ना, ये है क्या इसका मीनिंग, है ना। ये जस्ट 1/सिग्मा है रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हम लिख सकते हैं 1/रो। अब इसका यूनिट क्या है, तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है साइमन पर मीटर। क्या होता है, साइमन पर मीटर। ठीक है, ठीक जैसे रेजिस्टिविटी डायमेंशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, तो कंडक्टिविटी भी डायमेंशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ये भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो मतलब अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, है ना, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा। और रेजिस्टेंस में क्या है, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा इससे। ठीक, चलिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप ऐसा देखे होंगे कई जगह जो जहाँ हैवी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, या फिर हमारे घर में भी अगर तार के ऊपर जो प्लास्टिक का लेयर है तो एक इंसुलेशन होता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो नहीं कर रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा चीज़ है ना, ताकि हमें शॉक ना लगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के ऊपर भी देख सकते हैं। देखिए आप इस डेटा को देखिए, तो यहाँ आपको दिखेगा कि जो मटेरियल में अगर हम बोले सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, तो इन सब का रेजिस्टिविटी जो है ओम मीटर में 10⁻⁻8 ऑर्डर का है। 1.6, 1.62 सबसे ज़्यादा सिल्वर है ना,
सबसे ज़्यादा कंडक्टिव सिल्वर है, ठीक है। कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा है ना सिल्वर का, जितना कम रेजिस्टिविटी होगा उतना बढ़िया कंडक्टर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम, इसका मतलब ये सबसे बढ़िया कंडक्टर, ठीक है। तो सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है कि उसका रेजिस्टिविटी सबसे कम है। जिसका रेजिस्टिविटी जितना कम उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो एलॉयज़ में हम देख रहे हैं कि 10 का पावर -6 हमें मिला है ना, कॉपर निकल का एलॉय है, 10 का पावर -6 ऑर्डर देखिए आप, ठीक है। अब वहीं जब आप इंसुलेटर देखेंगे तो देखेंगे 10 का पावर कहाँ -8 था, वहाँ यहाँ 10 का पावर 10 to 14, 16, 17, इतना ज़्यादा पावर, मतलब नियरली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ना, वो उसे पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन कर रहा है ना डिफरेंट मटेरियल का कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो 10 का पावर -6 है ये कुछ एलॉयज़ का है, ग्लास का देख रहे हैं 14, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 10 का पावर -6 है वो थोड़ा मॉडरेट कम कंडक्टिव है ना, लेकिन जो इंसुलेटर होगा उसका माइनस में रहेगा ही नहीं, 10 का पावर 10, 14, 16 इस तरह से रहेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो उसका है ना रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक बॉडी है, इसका अभी एरिया है A और लेंथ है L, ठीक है, और रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और रेजिस्टिविटी है इसका रो, इसका मटेरियल का अंदर का प्रॉपर्टी। तो इसका रेजिस्टेंस होगा अभी R = ρL/A, ठीक है। अब आप क्या किए कि इसी बॉडी को आप क्या किए कि कंप्रेस करके खींच के है ना, इसका आप क्या किए हैं, जो भी आप कुछ किए है ना, इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगा के आप क्या किए, इसका शेप को आप चेंज कर दिए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका शेप कुछ इस तरह से हो चुका है ना। सपोज करिए कि आपने इसके एरिया को है ना A/2 कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा, इसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वॉल्यूम नहीं बदला है, इस तरह के सवाल में आप ध्यान देंगे कि वॉल्यूम नहीं बदला है, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है ना ये, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जब आप क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेप है तो आपको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम कितना था आपका, एरिया इंटू लेंथ, अभी भी है ना, ये हम ओल्ड लिख देते हैं और न्यू लिख देते हैं, ठीक है। अभी भी आपका वॉल्यूम कितना होगा, अभी भी आपका वॉल्यूम होगा सेम होगा, है ना। लेकिन अब क्या है, A/2 इंटू है ना लेंथ आपको लिखना है। तो आप कितना जो न्यू लेंथ को अगर मान ले हम, अभी आप समझे कि हम न्यू लेंथ को अगर हम L लिखते हैं तो यहाँ पे L कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, AL = A/2 इंटू न्यू लेंथ कैपिटल L, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि A से A कैंसिल, तो L क्या हो जाएगा 12। एरिया हाफ हुआ तो लेंथ क्या होगा डबल, तो L = हम क्या लिखेंगे 12, है ना, ठीक है। अच्छा, तो बस हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। अब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा R' है ना, ये नया रेजिस्टेंस R' है, क्या हो जाएगा, रो नहीं बदलता है, हम जानते हैं कि डायमेंशन बदलने से रो नहीं बदलता है। रो लेंथ कितना हो गया 2L और एरिया कितना हो गया है A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 ρL/A। अब आप देखेंगे पहले जो मेरा प्रीवियस जो था है ना रेजिस्टेंस वो कितना था ρL/A, अब यहाँ पे हम ρL/A लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अब जो मेरा R' है वो 4 टाइम्स हो गया है प्रीवियस रेजिस्टेंस के, है ना। कि पहले आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस कितना था ρL/A, अब क्या किए एरिया हाफ कर दिया और लेंथ डबल कर दिए, एरिया हाफ कर दिए लेंथ डबल कर दिए, तो आपको क्या मिल रहा है, अब जो उसका रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया है। तो शेप चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। ध्यान क्या रखेंगे कि वॉल्यूम नहीं बदलता है ना, वॉल्यूम नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट
सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता है ना। ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। हमेशा याद रखिएगा, बैटरी का काम क्या है? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, है ना। इस सर्किट में जब हम बैटरी को इंट्रोड्यूस किए तो ये क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ कम पोटेंशियल, तो करंट क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, तो करंट इसमें फ्लो करेगा इधर से इधर, ठीक है। ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये एमीटर है, तो एमीटर है ना, हम पढ़ेंगे, है ना। एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अच्छा, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है ये बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो बल्ब क्या हो गया? बल्ब हो गया ग्लो, बल्ब ग्लो कर गया। अच्छा, तो करंट ऐसे गया है, एक डायरेक्शन का कन्वेंशन है हमारा। जो शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर रहे थे तो उनका ऐसा मानना था कि जो चार्ज फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ना। बट बाद में हमें पता चला कि अगर हम एक मेटल का बात करें, ठीक है, ये वायर मेटल वायर है, तो यहाँ हम देखें कि मेटल्स में क्या फ्लो करेगा? प्रोटॉन नहीं फ्लो करता है ना, फ्री उसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मेटल में करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे, है ना, तो हम पहले ही मान चुके थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? तो जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। लेकिन एटम के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रोटॉन फिक्स है, तो क्या फ्लो कर रहा है ना। हमारा ऐसा मानना था कि जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर ही मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, बट एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो कर नहीं रहा है ना, वो तो फिक्स है। तो फ्लो क्या करता है? निगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम कहें कि जिधर करंट का डायरेक्शन होगा ठीक उसका उल्टा डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का। तो आपका करंट जा रहा है इधर से, है ना। अगर हम लिखें यहाँ पे पॉइंट ए और बी, तो इलेक्ट्रिक करंट ए से बी जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? बी टू ए, ठीक है, ठीक अपोजिट। तो जिधर, है ना, करंट का डायरेक्शन होता है ठीक उसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। और अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं से जा रहा होगा तो सेम डायरेक्शन होगा करंट का। इसका मतलब हम ये समझे कि पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन होगा? करंट का, ठीक है। और निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, करंट भी उधर ही होगा। निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट उसका उल्टा होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान से रखिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब जैसे कि हम अभी बताएं कि बैटरी कैसा है ना, उसका सिंबल, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल को, है ना, हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरह से, एक इस तरह से, ठीक है, प्लस माइनस। ये एक रहेगा तो हम बोलेंगे सेल, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा बैटरी, ये हो गया बैटरी। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया बैटरी। प्लग स्विच, है ना, ओपन, है ना। ओपन को आप इस तरह बताएंगे, इस तरह से या फिर इस तरह से। क्लोज की को इस तरह बताएंगे। अब दोनों कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें जैसे ही डॉट देंगे तो ये हो गया क्लोज। और जो अगर बिना डॉट का रहेगा, एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे खाली रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये ओपन है। और ये हो गया स्विच ऑफ, स्विच ऑन। ध्यान रखेंगे, स्विच ऑफ और स्विच ऑन, ठीक है। वायर ज्वाइंट, कहीं भी वायर है इस तरह से मुड़ रहा है ना, ये वायर इसका ज्वाइंट है। विदाउट ज्वाइनिंग कैसे होगा, है ना, ये इस तरह से गुजर रहा है, मतलब वायर आपस में ज्वाइंट है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह से दिखे कि वायर आया और ऐसे घूम के इसके ऊपर से, मतलब ये दोनों वायर आपस में ज्वाइंट नहीं है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सिंपल, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। रजिस्टर, ये सिंबल है रजिस्टर का, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, है ना। रेजिस्टेंस रहेगा, ऊपर से एक एरो ला के इस तरफ पॉइंटर के साथ ऐसे रख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट, ठीक है। वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस है ना, इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एम मीटर, उसी तरह से बस यहाँ ए लिख दीजिएगा और ये क्या बन जाएगा, एम मीटर। तो ये कुछ है ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, जिसका हम सिंबल इस तरह से लिखते हैं, ठीक।